एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहा करता था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी और उसमें वो अपना घर चलाने के लिए खेती किया करता था। उसके पास जो कुछ भी था उससे वह संतुष्ट था। उसके परिवार में उसकी पत्नी कविता और एक बेटा सौरभ था। एक दिन अरे कविता, अभी खाना बनने में कितना समय लगेगा? तुम रोज देर कर देती हो। लोग अब तक अपने खेतों में पहुंच चुके होते हैं। मैं ही सबसे देर से पहुंचता हूँ। खेत जल्दी जाने से भी ऐसा क्या पा लेते हो? मैं यहाँ चूल्हे में फूंक मार मार के परेशान हो गई हूँ। मेरी मदद करने वाला भी कोई नहीं है। मुझे सब खुद करना पड़ता है। खाना बनने में अभी 15 मिनट और लगेगी। ये तो तुम्हारा रोज का रोना है। मुझे रोज देर हो जाती है। मैं बैल को तैयार करता हूँ, जब तक तुम मेरे लिए खाना बना दो। रामू बैल को ले आया। जब तक कविता ने उसका खाना तैयार कर दिया। अपना खाना समय से खा लेना। काम में लगने के बाद आप रोज रोज खाने को भूल जाते हो। आज मत भूलना। जब मैं काम पर जाता हूँ तो तुम कितना अच्छे से मुझसे बात करती हो, लेकिन कभी कभी बिना बात के ही मेरे ऊपर बहुत गुस्सा करती हो। बड़ा अजीब व्यवहार है तुम्हारा। मैं आज तक तुम्हारे व्यवहार को समझ नहीं पाया। फिर रामू अपने बैल को लेकर अपने खेत की ओर निकल गया। खेत में पहुंचकर रामू ने काम शुरू कर दिया। कुछ ही देर में बैल चलता चलता थक कर गिर गया। अरे रमेश, क्या हुआ? तुम फिर से थक गए। लेकिन तुम भी बहुत बूढ़े हो चुके हो। इसमें मेरी ही गलती है कि मैं तुमसे इतना काम करवाता हूं। वैसे भी हम थोड़ी देर ही काम करेंगे, फिर हम घर चलेंगे। मैं कल ही 2 नए बैल खरीद लूंगा। बस आज की और बात है। ठीक है। कुछ देर काम करने के बाद रामू और उसका बैल दोनों थक गए। थोड़ी देर बाद वो दोनों खेत से घर के लिए निकल गए। घर पहुंचकर रामू ने बैल को बांधा और घर में चला गया। कविता, बैल को खाने के लिए घास डाल दो और पीने के लिए पानी डाल दो और मेरे लिए खाना लगा दो। मैं हाथ पैर धोकर आता हूँ। सारा दिन घर का काम करके और खाना बनाकर मैं थक गई हूँ। अब मुझ में ताकत नहीं है। अब आप खुद ही अपना खाना ले लो और खा लो, और बैल को भी आप ही चारा डाल दो। मेरा कहा तो तुम कभी करोगी ही नहीं ना। चलो, तुम मुझे खाना परोस दो और फिर जो करना है तुम वो करो। फिर रामू ने खाना खाया और अपने बैल को चारा डालकर पानी पिलाया। फिर रात होने पर कल मुझे दूसरे गांव जाना है नए बैल खरीदने के लिए। पता नहीं नए बैल खरीदने में कितने का खर्चा आएगा। अरे, हमारे पास ये बैल तो है। तो नए बैल को खरीदने की क्या जरूरत है? पैसे बर्बाद मत करो। सौरभ बड़ा हो रहा है, उसे हमें शहर पढ़ने के लिए भेजना है। अब अपना बैल बूढ़ा हो चुका है। वह बेचारा खेत में मेहनत नहीं कर पाता, तो अब अपने खेत में काम नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं 2 नए बैल खरीदने की सोच रहा हूँ। अभी जो मेरे पास पैसे हैं उनसे मैं बैल खरीद लेता हूँ और फिर बैलों से खेती करके सौरभ की पढ़ाई के लिए पैसा जमा कर लेंगे। आए बड़े, अगर ये खेती के लायक नहीं है तो इसे खिलाने के लिए इसके ऊपर पैसे क्यों बर्बाद करें? तो फिर आप उसे जाकर कसाई को बेच दो। अरे कविता, तुम इतनी मतलबी कैसे हो सकती हो? ये इतने सालों से हमारे साथ है। हमारे लिए बेचारे ने कितना काम किया है। मैंने क्या गलत बोल दिया? हर कोई यही कहता है। अब ये हमारे किसी काम का नहीं है। बेहतर है इसे बेच दो। इसे खिलाने के लिए मैं पैसे बर्बाद नहीं करूंगी, और आप भी खुद का नुकसान मत करो। इसने हमारे लिए इतनी खेती करी, फसल को शहर तक पहुंचाने में हमारी मदद करी, और तुमने इतनी आसानी से कैसे कह दिया कि इसे कसाई को बेच दो? तुम्हें जरा भी दया नहीं आती। तुम इतनी मतलबी कैसे हो सकती हो कविता? आप मेरी बात कब सुनते हो? ये फालतू का खर्चा मुझे क्या? आप जो चाहे वो करो। अब से मैं कुछ नहीं कहूंगी। करो आप अपनी मनमानी। मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। हमारे इस बैल ने इतने समय से हमारी सेवा की है, तो ये मेरे मरने तक मेरे साथ ही रहेगा। मुझे तुम्हारे साथ झगड़ा करने का कोई शौक नहीं है। मुझे कल सुबह शहर जाना है। बेहतर यही है कि अब मैं सो जाऊं। मुझे भी आपके साथ लड़ाई करने का कोई शौक नहीं है। आप वैसे भी अपनी मर्जी से चलोगे। अगले दिन सुबह होते ही रामू नए बैल खरीदने के लिए दूसरे गांव की ओर निकल जाता है। अरे क्या हुआ रामू? और तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ 2 जवान बैल लेने आया हूँ। क्या तुम्हारे पास हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। 15 दिन पहले ही मैंने 2 जवान बैल खरीदे हैं। एक किसान मुझे बेचकर गया था। बेचारे को पैसे की बहुत जरूरत थी। चलो, मैं तुम्हें वह बैल दिखा देता हूँ। फिर व्यापारी रामू को बैलों के पास ले जाता है।
यह रहे वह दोनों बैल। अगर तुम्हें ये दोनों पसंद हैं तो ले लो। दोनों सुंदर और जवान हैं। हाँ, ये दोनों बहुत मजबूत है। मुझे ऐसे बैलों की तलाश थी, लेकिन इनकी क्या कीमत है? इनकी कीमत सिर्फ 10,000 रुपए है। हे भगवान, इनकी इतनी कीमत, क्या कुछ कम नहीं हो सकता? रामू भाई, मैं इन्हें 8,000 रुपए में लेकर आया था। एक बैल की कीमत 4,000 रुपए है और मैं इन्हें 15 दिन से खिला रहा हूं। और तुम्हें तो पता ही है, जवान बैल खाते भी बहुत है। अब इनके ऊपर जो मेरा खर्चा हुआ है वो तो मुझे इनकी कीमत में जोड़ना ही पड़ेगा ना। वो तो मैं समझ गया, लेकिन मैं तुम्हें केवल इनके 9,000 रुपए ही दे सकता हूँ। मतलब एक बैल के 4,500 रुपए। चलो ठीक है रामू, तुम मुझे 9,000 रुपए ही दे दो, क्योंकि मैं तुम्हें कई सालों से जानता हूं, इसीलिए मैं तुम्हें 9,000 रुपये में दे रहा हूं। लेकिन खेती के लिए बारिश पर निर्भर है। पिछले साल की तरह इस साल अगर बारिश नहीं हुई तो तुम्हारे लिए ही नुकसान का सौदा होगा। तुम बैलों के लिए इतनी रकम क्यों खर्च कर रहे हो? तुम्हारे पास एक बैल पहले से भी तो है। तुम इन सभी बैलों को कैसे खिलाओगे? बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, और आसपास के गांव के किसान भी इसी बात से बहुत परेशान हैं। लेकिन मेरे खेत के पास से एक नहर जाती है, और वो नहर हमारे गांव के जमींदार साहब सुखीराम जी की है। तो मैं उन्हें कुछ पैसे देकर अपने खेत में थोड़ा पानी ले लूंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। फिर रामू वहां से अपने बैलों को लेकर अपने घर की ओर निकल जाता है। कुछ देर चलने के बाद वह अपने बैलों के साथ अपने घर पहुंच गया। ये देखो, मैं 2 नए बैल ले आया हूँ। देखो और बताओ कैसे लगे। क्या बात है, ये बैल तो बड़े ही ताकतवर नजर आ रहे हैं। लगता है काफी महंगे होंगे। और क्या कीमत दी आपने इनकी? ये सस्ते तो नहीं हो सकते, है ना? हाँ, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है। ये जवान और ताकतवर है, इसीलिए मुझे इनके लिए मेरी सारी जमा पूंजी देने पड़ गई। लेकिन यह हमारी खेती और हमारे आने जाने के लिए लंबे समय तक काम आएंगे। आप जिस व्यापारी से इन बैलों को लेकर आए हो, तो आप उसी व्यापारी से अपने इस पुराने बैल की बात कर लेते। तुम अपनी फालतू की बातें बंद करो। तब तक ये या मैं मर नहीं जाते, तब तक हम साथ रहेंगे। आगे से तुम इसके बारे में कुछ नहीं बोलोगी। ठीक है, लेकिन अपने सारे पैसे तो आप इन बैलों पर ही खर्च कर दिए। अब आप खेत के लिए बीज कैसे लेकर आओगे? कहाँ से आएंगे अपने पास इतने सारे पैसे? और इस साल बारिश नहीं हुई तो क्या करेंगे? अरे, इसकी चिंता तुम मत करो। मैं आज ही अपने गांव के सेठ राम प्रसाद से कुछ पैसे उधार ले लूंगा और उनसे मैं बीज ले आऊंगा, और थोड़े पैसे जमींदार को देखकर अपने खेत के लिए पानी ले लूंगा। फिर अगले दिन रामू सेठ राम प्रसाद के पास जाता है। सेठ जी, आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मैं इस बार की खेती करके आपके पैसे लौटा दूंगा। मेरे पास जो भी पैसे थे, मैंने उन पैसों से 2 नए बैल खरीद लिए। अब मुझे बीज लेने के लिए और पानी के लिए पैसे चाहिए, और मैं पानी के लिए जमींदार जी को कुछ पैसे दे दूंगा और उनकी नहर से अपने खेत के लिए थोड़ा पानी ले लूंगा। रामू की बात सुनकर सेठ राम प्रसाद गुस्सा हो जाता है। रामू, तुम अपनी औकात से बाहर बात कर रहे हो। अगर तुम्हें 10,000 रुपये चाहिए तो तुम्हें अपने दोनों बैल मेरे पास गिरवी रखने होंगे। लेकिन सेठ जी, मैं खेतों में बीज डालने के बाद आपको मेरे दोनों बैल दे जाऊंगा। ठीक है रामू, तुम शाम होने तक ये दोनों बैल मुझे खुद ही दे जाना, वरना मेरे आदमी तुमसे ये बैल लेने आ जाएंगे। लेकिन बेचारे रामू के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए रामू अपने दोनों बैलों को देने के लिए राजी हो जाता है और सेठ से पैसे लेकर वहां से चला जाता है। फिर अगले ही दिन से रामू खेतों में काम शुरू कर देता है। रामू सुबह से लेकर शाम तक अपने खेत में बहुत मेहनत करता है और बीज बो देता है। फिर शाम होने पर सुनो, आज तुम्हें नए मालिक के पास जाना पड़ेगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्दी ही वहां से छुड़वा लूंगा। जैसे ही मेरी फसल कटेगी, मैं वैसे ही सेठ जी को पैसे देकर वहां से तुम्हें छुड़वा लूंगा। फिर रामू बैलों को लेकर सेठ राम प्रसाद के यहाँ पर चला जाता है और राम प्रसाद को दोनों बैलों को देकर वापस अपने घर चला जाता है।
कुछ ही महीने में खेत की फसल तैयार हो जाती है। मैं कल ही फसल को काट कर मंडी में बेच आऊंगा और मेरे दोनों बैलों को छुड़वा लूंगा। फिर रामू अपने घर चला जाता है। उधर ये बात सेठ राम प्रसाद को सारी बात उसका आदमी बता देता है। अगर रामू ने कल फसल काट ली तो वो मुझे पैसे दे देगा और अपने बैल छुड़वा लेगा। मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे रामू मेरे पैसे नहीं चुका पाए और उसके दोनों बैल मैं हड़प लूं और साथ ही साथ उसकी जमीन हड़प लूं। सेठ जी, अगर अपन रामू की फसल में आग लगा दे तो रामू कल कौन सी फसल काटेगा? न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ये काम तो आज रात ही करना पड़ेगा। फिर रात होने पर सेठ राम प्रसाद और उसका आदमी दोनों रामू के खेत में चले जाते हैं और वहां जाकर रामू की फसल में आग लगा देते हैं और वापस वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह होने पर जब रामू अपने खेतों में पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर रामू के होश उड़ गए। ये भगवान, यह कैसे हो गया? अब मैं क्या करूंगा? मैंने कितनी मेहनत से फसल उगाई थी, अब मेरे सारे सपने अधूरे रह गए भगवान। तभी वहां सेठ आ जाता है। क्या हुआ रामू? तेरे खेतों में आग कैसे लगी? पता नहीं सेठ जी ये कैसे हुआ, लेकिन सेठ जी मैं तो बर्बाद हो गया। मैंने आपसे जो भी खर्च लिया था वह सारा पैसा मैंने इस खेती में लगा दिया। सोचा था फसल बेचकर आपका सारा कर्ज चुका दूंगा, मेरे बैल वापस ले लूंगा। मेरे परिवार का क्या होगा? वो भी भूखा ही मर जाएगा। रामू, वो मुझे नहीं पता। मुझे तो मेरे कर्ज की रकम चाहिए। अगर तुम नहीं दे पाए तो तुम अपने दोनों बैलों को भूल जाना। ऐसा बोलकर सेठ राम प्रसाद वहां से चला जाता है। क्या हुआ सेठ जी? अपनी तरकीब काम कर गई। अपन ने रामू के दोनों बैल हड़प लिए। हाँ, तुम्हारी तरकीब काम कर गई, लेकिन अब मुझे रामू की जमीन भी चाहिए, क्योंकि रामू की जमीन बहुत ही उपजाऊ है। उसका क्या उपाय करें? अरे सेठ जी, क्यों चिंता करते हो आप? जिस तरह अपन में रामू के खेतों में आग लगाई है, वैसे ही आज अपन उसके घर में भी आग लगा देते हैं। फिर उसी दिन की रात रामू का परिवार सो रहा था। तभी सेठ राम प्रसाद और उसका आदमी वहां आ जाते हैं और रामू के घर में आग लगा देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। पूरे गांव में हाहाकार मच गया। सभी लोग खड़े खड़े रामू के घर को जलते देख रहे थे। लेकिन तभी रामू का बेटा सौरभ के चिल्लाने की आवाज आती है। तभी भीड़ में खड़ा रमेश हिम्मत करके रामू के घर में जाता है और देखता है कि रामू और उसकी पत्नी कविता तो आग में जल गए। लेकिन उसने देखा कि सौरभ अभी भी जिंदा है, तो रमेश सौरभ को उठाकर बाहर ले आता है। अगले दिन रमेश ने रामू और उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार कर दिया और उधर सेठ राम प्रसाद ने रामू की जली हुई झोपड़ी की जमीन पर भी अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन रमेश सौरभ को लेकर शहर चला जाता है। चाचा, मेरी आंखों के सामने मेरे माता पिता जलकर मर गए। मैं जानता हूँ सौरभ बेटा, अगर मैं तुझे लेकर शहर नहीं आता तो शायद सेठ राम प्रसाद अपने आदमी के साथ मिलकर तुझे भी मार देता। अपने जीवन में एक बात कभी भी मत भूलना, सेठ राम प्रसाद और उसके आदमी ने मिलकर अपनी चालाकी से पूरे गांव की जमीन हथिया ली। उन दोनों ने ही तेरे माता पिता की हत्या की है। अपने अंदर कभी भी बदले की आग को बुझने मत देना। मैं तुझे पढ़ा लिखा कर एक पुलिस वाला बनाऊंगा। रमेश की बात सुनकर सौरभ रोने लगा और उसी दिन से वह मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। कुछ सालों बाद सौरभ पढ़ लिख कर एक पुलिस वाला बन गया। अब वो पूरे 28 साल का हो चुका था। चाचा, आपने जो मेरे ऊपर उपकार किए हैं, मैं उन्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा। मैं आज अपने गांव जाऊंगा और सेठ राम प्रसाद और उसके आदमी दोनों को गिरफ्तार कर लूंगा। हाँ सौरभ बेटा, जाओ तुम अपने गांव और सेठ राम प्रसाद को उसके कर्मों की सजा दो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। फिर सौरभ सीधा सेठ राम प्रसाद के यहाँ जाता है और उसे और उसके आदमी को गिरफ्तार करके थाने में ले आता है और लाठी के डर से
उससे सारे जुल्म कबूल करवाता है और अगले ही दिन गांव वालों को उनकी जमीन वापस लौटा देता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है, जो जैसा करता है वह वैसा ही भरता है। कभी कोई किसी के साथ बुरा करके खुश नहीं रह पाता। ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरीज की दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।